मैन मेड मटेरियल के पार्ट 4 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम आपके बीच में हैं मैन मेड मटेरियल श्रृंखला के चौथा मटेरियल साबुन के साथ। साबुन सौंदर्य प्रसाधन है। साबुन धुलाई के लिए इस्तेमाल होता है, स्वच्छता का प्रतीक कह ले और कह सकते हैं गंदगी दूर करने का प्रसाधन है। चाहे वो गंदगी त्वचा से हो या कपड़े से हो, इसको दूर करने के लिए मूल रूप से साबुन का इस्तेमाल होता है, साबुन का उपयोग होता है। साबुन कहते किसको? साबुन बनता किससे? तो साबुन उच्च वसा अम्ल का उच्च वसा अम्ल का सोडियम या पोटासियम, ध्यान रखना है आपको, साबुन उच्च वसा अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण होता है। वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल हमने जिक्र किया। वसीय अम्ल वनस्पति तेलों से प्रायः प्राप्त होते हैं। अब हम जिक्र करेंगे कि किन वनस्पति तेलों से कैसे वसीय अम्ल प्राप्त होते हैं। कुछ वसीय अम्ल देखते हैं और उसके संगत साबुन देखते हैं। उच्च वसीय अम्ल, अनुसूत्र, यह अनुसूत्र है वसीय अम्ल का और संगत साबुन। एस्टियरिक एसिड, पहले पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड, एस्टियरिक एसिड और ओलेइक एसिड। पामिटिक एसिड होता है C15, H31, COOH। एस्टियरिक एसिड होता है C17, H35, COOH। ओलेइक एसिड होता है C17, H33, COOH। अब इसके संगत साबुन कैसे प्राप्त होगा? सोडियम, इस H को हटा के Na डाल दीजिए, सोडियम पामिटेट C15, H31, COONA, नाम हो जाएगा सोडियम पामिटेट। पामिटिक एसिड से पामिटेट, एस्टियरिक एसिड से एस्टियरिक, ओलेइक एसिड से ओलिएट। बस केवल देखना है C17H3, इसका हो जाएगा हमारा C17H35, COONA। ये भी हो सकता है। इसके संगत यहां हम लिखेंगे C17H33, COONA। तो अगर वहां के होता तो हम कहते पोटासियम लवण, सोडियम है तो कहेंगे सोडियम लवण। एक बार जो हमें ध्यान में रखना था, यहां देखेंगे तो C15H31, C17H35, फॉर्म देखिए इस रूप का ClH2n+1, ये जो समूह है और इसमें देखेंगे C17H33, दोनों से एक शब्द यानी इस रूप का CnH2n-1। तो ये जो दोनों है पामिटिक एसिड और एस्टियरिक एसिड, यह सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड संतृप्त फैटी एसिड। और ये जो दिखाई दे रहा है ओलेइक एसिड, वह अनसैचुरेटेड है, अर्थात कि कहीं न कहीं उसमें मल्टीपल बॉन्ड कार्बन एटम के बीच में उपस्थित होंगे। तो ध्यान में रखना हमको है, सैचुरेटेड और फैटी एसिड से जो साबुन प्राप्त होते हैं वो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से प्राप्त साबुन की तुलना में ज्यादा बेहतर होते हैं, ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद देखते हैं साबुन अगर पूछा जाए साबुन है क्या, या उच्च वसा अम्ल का सोडियम या पोटासियम लवण होता है। यानी जब हम वनस्पति तेल या वसा की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं
तो साबुन प्राप्त होता है। वनस्पति तेल या वसा की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं। वनस्पति तेल देगा क्या हमको? तो वनस्पति तेल हमको वसा अम्ल देता है और उसकी अभिक्रिया जब हम किसी क्षार से कराते हैं तो जल अपघटन प्रक्रिया के तहत साबुन मिलता है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखेंगे। वनस्पति तेल साबुन बनाने का, वनस्पति तेल ऑब्लिक वसा क्षार से अभिक्रिया साबुन, और इसका एक और प्रोडक्ट प्राप्त होता है ग्लिसरॉल। और इस प्रोसेस को कहते हैं साबुनीकरण। अर्थात वनस्पति तेल या वसा का इसके क्षार के द्वारा, क्षार में जनरली इस्तेमाल होगा हमारा NaOH और KOH। NaOH यानी कास्टिक सोडा और KOH यानी कास्टिक पोटास। अब देखना ये है, हम जानते थे कि अम्ल और क्षार मिलकर के बनाता है लवण और जल। तो ये तो जल के बदले वहां है ग्लिसरॉल, जल अपघटन से ही बना है, उसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यहाँ लवण है तो साबुन की जो वृत्ति होती है, साबुन की जो प्रकृति होती है वो लवणीय होगी। तो यह ध्यान में हमें रखना है। अगर हमसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है साबुन की प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय, लवणीय, तो हमारा उत्तर होना चाहिए लवणीय। विशेष परिस्थिति अगर कहीं अम्लीय साबुन है तो परेशानी होगी, शरीर में लगाने में भी दिक्कत है और उसके कई हानिकारक परिणाम होंगे। इसलिए साबुन की प्रकृति होती है लवणीय, उदासीन प्रकृति के भी हम कह सकते हैं। अब देखते हैं साबुन किन किन अम्लों से बनता है। साबुन बनाने की विधि। देखिए, साबुन बनाने के लिए हम वनस्पति तेल जिसका इस्तेमाल करते हैं, इस तेल से वसा से हमको मिलेगा ड्राई। किस रूप में रहता है उसको देखते हैं। ड्राई ईस्टर के रूप में रहता है। देखिए CH3C17H35 का ये तीन एक तरह से रिंग, मतलब कह सकते हैं चेन रहता है। और इसको ट्राई ईस्टर इसलिए नाम बना क्योंकि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट्स में स्टीयरिक एसिड का ट्राई ईस्टर है, इसलिए इसको स्टीयरीन भी कहते हैं। इसी तरह से ओलेइक एसिड का ट्राई ईस्टर होगा, पामेटिक एसिड का ट्राई ईस्टर होगा, किसी का भी होगा उसका ट्राई ईस्टर रूप में होता है वनस्पति तेल जो होता है। इसकी अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं, हम यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। अब सवाल एक बड़ा उठता है कि हमने 3NaOH क्यों लिया है? देखिए ईस्टर के तीन फॉर्मेट थे, तीन मोलेक्यूल्स थे, इसलिए हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी तीन लिए। अब ये Na बारी बारी से यहां पर आकर के, यानी कहने का अभिप्राय है कि Na बैठ जाएगा, इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, इसको हटा देगा, CH2 यहां से हटेगा, CH यहां से हटेगा, CH2 यहां से हटेगा, तो बन जाता C17H35 COONA, C17H35 COONA, C17H35 COONA, यानी ये तीनों होता C17H35 COONA। इसलिए हमने यहाँ पर अब इसको लिख दीजिए 3C17H35 COONA। और ये जो हटा वहां तीन OH है, एक CH2 के साथ एक OH, CH के साथ OH, CH2 के साथ OH, ये मिलकर के आ गया हमारा ग्लिसरॉल। सवाल पूछता है साबुन निर्माण में बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन उत्पन्न होता है? बाई प्रोडक्ट, मूल प्रोडक्ट के बाद जो प्रोडक्ट बच गया सब बाई प्रोडक्ट। साबुन बनाने चले थे तो मूल प्रोडक्ट तो था सोडियम स्टीयरेट, ये साबुन की तरह आया, और ग्लिसरॉल है बाई प्रोडक्ट। कोई भी साबुन आप बनाए वनस्पति तेल से, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा से बनाए या कास्टिक पोटास से बनाए, लेकिन ग्लिसरॉल एक प्रोडक्ट के रूप में हमें निश्चित ही मिलेगा। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हमको ये जो प्राप्त होता है वनस्पति तेल, तो वनस्पति किन किन वनस्पतियों के तेल से साबुन निर्माण किया जाता है, या साबुन के निर्माण में किन किन वनस्पति तेलों का इस्तेमाल होता है। एक नजर डालिए, नारियल का तेल, अलसी, देहात में
भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लोग तीसी के नाम से जानते हैं। मूंगफली चर्चित है, सोयाबीन, जैतून, महुआ का तेल। बिनोला एक होता है, बिनोले का तेल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बिनोले का तेल जो होता है वह असंतृप्त वसा अम्ल देता है, अर्थात उससे जो साबुन बनता है वो साबुन उत्तम क्वालिटी का नहीं कर सकते, वो थोड़ा निम्न स्तरीय साबुन होता है, लेकिन उसका उपयोग भी किया जाता है। तो बिनोले के तेल से जो साबुन प्राप्त होगा वह कठोर साबुन होगा, वह थोड़ा निम्न क्वालिटी का साबुन होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है मुख्य वनस्पति तेल, इसका इस्तेमाल कर साबुन बनाया जाता है। बड़ी बड़ी टैंकर होते हैं, टब होते हैं, उसमें इनको रखकर इसमें झाड़ डालकर लंबी प्रक्रिया होती है, उसे गर्म की जाती है और उसका औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होता है। जिस सांचे में साबुन को रखना होता है उसमें जो उसके लिक्विड होते हैं उसमें जैसे फ्रेम में डाल करके छोड़ दिया जाता है, और उस सांचे में जब वो ठंडा होता है तो साबुन हमें प्राप्त हो जाता है। साबुन में पूरक तत्व भी बाहर से दिए जाएंगे ताकि उसकी गुणवत्ता बढ़े। यानी साबुन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसमें अलग से कभी उसे सुगंधित करना हो, कभी औषधीय रूप प्रदान करना हो, ट्रांसपेरेंट करना हो, तो अलग अलग तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान में रखना है हमको, वनस्पति तेल की अभिक्रिया जब हम झाड़ से कराएंगे तो केवल साबुन प्राप्त हुआ, और उसे और गुणवत्ता से भरने के लिए, गुणवत्ता प्रदान करने के लिए अन्य पूरक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब हम ये देखते हैं कि साबुन काम कैसे करता है। यानी साबुन का काम धुलाई करना है, तो साबुन की संरचना और उसके कार्य को थोड़ा गौर कीजिए। साबुन एक हमें जनरल एक साबुन फिर से लिखे हैं, C17H35 COONA। इसको थोड़ा समझिए, ये पार्ट्स इतना जो पार्ट्स है इसको अलग कर दे तो COONA, और ये पार्ट्स हो गया, इसको हम कहें हाइड्रोकार्बन। यह है हाइड्रोकार्बन। तो एक साबुन के अणु में दो पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन का पार्ट्स और COONA का पार्ट। ध्यान देंगे, हाइड्रो शब्द का अर्थ होता है वाटर, लेकिन हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट्स होता है वह जल से भीति उसकी होती है, जल विरागी होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। वाटर रिपेलिंग, यह वाटर रिपेलिंग यानी जल विरागी, जल से इसका प्रतिकर्षण, जल से दूर जाना चाहता है। और CONA वाटर अट्रैक्टिंग, यानी जल से आकर्षण इसका है, ये जल आकर्षी होता है, ये जल विरागी होता है। तो जब हम त्वचा पे लगाते हैं या कपड़ा पे लगाते हैं, जो ही हम कपड़ा पे लगाएंगे तो कपड़ा में पानी को भिगो करके कपड़ा उसके बाद ऊपर से जब हम साबुन लगाते हैं तो जो इसका जल विरागी पार्ट्स है, जल से जो भीति है, जिसको भय रहता है, वह मैल की ओर जाता है। अगर अब कपड़ा पर आया तो इसका ये पार्ट्स किस ओर जाना शुरू करेगा, मैल की ओर, अंदर। कहेगा कि मैं नहीं रहूंगा इधर, इसलिए क्या करेगा, वो कहेगा यहां से तुम यहां रहो, मैं चला यहां से किस ओर, तो जगह छुपने के लिए निकलता है और तिर्यक के रूप में उस कपड़ा पर या त्वचा पर आ जाता है, जिसे चिकन, यानी वह धूल कण से त्वचा पर बैठा हो चाहे कपड़ा पे बैठा हो, धूल कर गंदगी इसके साथ चला जाता है। कौन पोर्शन, हाइड्रोकार्बन का पोर्शन। CONA का पोर्शन ये यहाँ पर आ गया, ये सब जो दिखाई दे रहा है वाटर है, ये सब वाटर के साथ आ गया। कौन, CONA। यहां पर एक चिकना क्षेत्र बन जाता है, चिकना हल्का सा कपड़ा पर या त्वचा पर एक चिकनाहट लिए हुए क्षेत्र बन जाता है, जिसको हम लोग माइसेल कहते हैं। ये हमारा माइसेल का निर्माण करेगा। अब इस प्रकार से देखिए, एक पार्ट्स गंदगी से जुड़ गया, एक पार्ट्स पानी से जुड़ गया। अब उसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो जो बल मिलेगा उसको, तो अब इसको अकेले जाने से डर लगता है, इसलिए वो गंदगी को कपड़ा में या त्वचा में जो बैठी गंदगी है उसको कहेगा तू भी मेरे साथ चल। इसलिए जो ही जब हम कपड़ा को निचोड़ते हैं, पानी वाला खींचता अपने और कहां चला गया मेरा दोस्त, वो कहता है आ रहा हूं, डर लगता है पानी से,
गंदगी को सांस लेकर के चला आता है और इस प्रकार से कपड़ा या त्वचा साफ हो जाता है। बहुत सुंदर इसकी एक केमिस्ट्री है, इस पे ये काम करता है। ये था हमारा साबुन की वर्किंग प्रणाली। और हम थोड़ा सा देखते हैं साबुन का वर्गीकरण। अब हम आते हैं साबुन के प्रमुख प्रकार पर। लेकिन साबुन के प्रमुख प्रकार को जानने से पहले थोड़ा सा हम यह समझते हैं, अच्छे साबुन, अगर कोई साबुन अच्छा है इसे हम कैसे समझेंगे, यानी अच्छे साबुन की विशेषता क्या है। तो अच्छे साबुन की सबसे पहली विशेषता होती है उसमें मुक्त क्षार नहीं होती। साबुन के निर्माण में क्षार का उपयोग किया गया, तो ध्यान में रखना है क्षार के सारे मोलेकुल्स संलिप्त होने चाहिए साबुन के निर्माण में, यौगिक बनने में संलिप्त होना चाहिए, मुक्त रूप से नहीं रहना चाहिए। अर्थात अच्छे साबुन में मुक्त क्षार नहीं होते हैं। पहला, उसमें नमी 10% तक होती है, इतनी नमी रहती है ताकि वह प्रयोग किया जाए तो चटक न जाए, टूट न जाए, यानी काफी ड्राई नहीं रहे, सूखा नहीं रहे, और इतनी भी नहीं रहे कि जब हम प्रयोग करें तो चिपचिपा हो जाए। तो अगर चिपचिपा हो जाए तो भी उसे हम अच्छा नहीं कहेंगे, जब रुखरा हो जाए बहुत तो भी अच्छा नहीं कहेंगे, अब हमारे स्किन को छिलने लगे तो भी अच्छा नहीं कहेंगे, और स्किन पर चिपकने लगे तो भी हम उसे अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए उसमें 10% तक नमी रहती है। उसे अल्कोहल भी घुलनशील होना चाहिए, यानी अच्छे साबुन की एक विशेषता होती है कि जब उसे हम अल्कोहल में घुलाएं तो उसमें वह घुल जाता है। तो पहला, मुक्त क्षार नहीं होना चाहिए, प्रयोग करते समय चटकना नहीं चाहिए, नमी 10% तक होनी चाहिए, और उसके बाद उसे अल्कोहल में घुलनशील होना चाहिए। ये अच्छे साबुन का, जो इसमें नहीं है जिसके उसको हम कहेंगे कि ये बुरा है, बुरे साबुन है, कठोर साबुन है। अर्थात अब 10% के बजाय 9% हो, 8% हो, तुलनात्मक अच्छा या बुरा होता है। अब हम साबुन को रखते हैं इसी आधार पर, अच्छे साबुन की विशेषता के आधार पर साबुन को अब रखा गया, और उपयोगिता के आधार पर, विशेषता और उपयोगिता के आधार पर कठोर साबुन। कठोर साबुन वनस्पति तेल की अभिक्रिया तो स्वाभाविक है, वसाम्ल और ये योगज, इसकी अभिक्रिया कास्टिक पोटाश से कराने का बनता है। वसा अम्ल की अभिक्रिया जब हम कास्टिक पोटाश से कराते हैं तो निर्मित साबुन को कहेंगे कठोर साबुन। कपड़ा धोने वाला साबुन यही होता है, कपड़ा धोने वाला साबुन होता है तो कास्टिक पोटाश का उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें मुक्त क्षार होता है, उपस्थित होता है। मुलायम साबुन जो हमने भी पीछे प्रयोग देखा, पीछे जो बनाने की बात देखी, वनस्पति तेल यानी संतृप्त वनस्पति तेल, वनस्पति तेल में भी संतृप्त, और संतृप्त से फिर कठोर बन जाएगा। संतृप्त से, संतृप्त वनस्पति तेल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमें प्राप्त साबुन जो होता है मुलायम साबुन होता है। स्नान करने के लिए जो प्रायः साबुन इस्तेमाल होता है वह मुलायम साबुन है। अब अगला है हमारा पारदर्शी साबुन। इसे थोड़ा समझते हैं। हमने कहा अच्छे साबुन की एक विशेषता होती है कि वह उसे अल्कोहल में घुलनशील होना चाहिए। अल्कोहल शब्द का अभिप्राय होता है इथाइल अल्कोहल, C2H5। कोई भी सीधा अल्कोहल कोई बोले, कुछ भी नहीं, केवल अल्कोहल बोले तो इसका अर्थ समझना चाहिए कि वो इथाइल अल्कोहल बोल रहा है। तो सामान्य साबुन को इथाइल अल्कोहल में, यानी एक करना पारदर्शी साबुन कैसे बनेगा? साबुन है, हमने कहा कि इसे इथाइल अल्कोहल में घुलनशील होना चाहिए। ये इथाइल अल्कोहल है, इसमें डालिए, घुलनशील होगा। इसमें इथाइल अल्कोहल में यह घुलनशील है। जब ये घुल जाए, साबुन को इथाइल अल्कोहल में घुला लीजिए, और जब घुल जाए तो इसको बाष्पीकृत कर दीजिए। ऐसे भी अल्कोहल बहुत जल्दी बाष्पीकृत हो जाता है, थोड़ा सा गर्म कर दीजिएगा, तुरंत उसके वाष्प खत्म हो जाएंगे। और जब वाष्पीकृत हो जाए तब यहाँ जो बचता है साबुन, वह साबुन पारदर्शी होता है। पारदर्शी साबुन कैसे बनाएंगे? अब सामान्य साबुन को अल्कोहल में घुलाकर विलयन को बाष्पीकृत करने से पारदर्शी साबुन बनता है। पियर्स सबसे सामान्य साधारण सरलता से मिलने वाला एग्जाम्पल साबुन पियर्स। लेकिन लक्स, पियर्स, चाहे वो जितने ब्रांड होते वो ब्रांड है साबुन के, टाइप साबुन के नहीं है। यानी उसमें कुछ कुछ कहने का अभिप्राय है कि साबुन निर्माण वाली कंपनियां अपने तरीके से उसको एक ब्रांड देती है। लेकिन हमसे अगर पूछा जाए कि साबुन के प्रकार बोलो तो अब हम ये नहीं बोल देंगे कि लक्स एक प्रकार है, एक प्रकार का नीम है, एक प्रकार का हमाम, वो क्या कहते हैं, लाइफ बॉय है, ये सब ब्रांड है।
उससे बनाया जाता है। कुछ पूरक तत्व बनने डाल करके उसे अन्य तरीके से उपयोगी बनाने की कोशिश की जाती है। चलिए, जैसे भी पूरक तत्व की चर्चा हुई, अगला है औषधीय साबुन। इस साबुन में कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं कंप्लीमेंट के रूप में, जो शरीर में त्वचा वचा में जो फोड़ा फुंसी ये सब हो जाए, या फिर अन्य जो घाव होते हैं, इसको दूर करने का कार्य करता है। इसलिए इसे हम औषधीय साबुन कहते हैं। इसका ब्रांड नीम होगा, डिटॉल होगा, ये सब साबुन इसके अंतर्गत आता है। हजामती साबुन। हजामती साबुन की एक विशेषता होती है कि ये झाग ज्यादा देता है और इसका झाग जल्दी सूखता नहीं है। तो झाग ज्यादा दे और सूखे नहीं। पहली बात तो हजामती साबुन में भी बनाने के लिए क्यों इसका इस्तेमाल होता है, ये देखना है। दूसरा, इसमें रेजीन मिलाते हैं, रेजीन मिलाते हैं और ग्लिसरॉल। रेजीन और ग्लिसरॉल, रेजीन क्यों, ग्लिसरॉल क्यों? तो रेजीन झाग को, रेजीन के कारण झाग ज्यादा, ग्लिसरॉल के कारण क्या होगा कि झाग जल्दी सूखेगा। तो ध्यान में रखना, ग्लिसरॉल की भूमिका है झाग को सूखने नहीं देता है, रेजीन झाग को उत्पन्न करता है, झाग को उठाता है। ये कहता है ला रहा हूं, ये कहता है जल्दी सूखने नहीं दूंगा। ये था हमारा कुछ मूल साबुन का वर्गीकरण था। अब हम देखते हैं साबुन को। अगर हमने पहले कहा कि अगर हम नहाने वाले साबुन और कपड़ा धोने वाले साबुन को कैटेगराइज करें तो कपड़ा धोने वाले साबुन को कठोर साबुन के अंतर्गत रख सकते हो और नहाने वाला साबुन मुलायम साबुन के अंतर्गत आएगा। और जो विशेषताएं अच्छे साबुन की है वो सब के सब विशेषताओं से भरे होते हैं स्नान करने वाले साबुन। वरना कौन स्नान करे उससे, इसलिए उसको स्नान करने वाले साबुन सारे होते हैं और अच्छे साबुन होते हैं। अब हम देखते हैं बिहेव साबुन का किसके साथ, कठोर जल के साथ। कठोर जल के साथ साबुन की कैसे बिहेव होते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कठोर जल है कौन, इसे कहते हैं कठोर जल। खरा जल भी बोलते हैं, करवा जल भी, करवा स्वाद रखे हुए, शायद उसको दुनिया ने करवाहट दी होगी इसलिए करवा रखे हैं। तो संपूर्ण दुनिया का चाहे नदियां हो या सब कुछ सारा ढो ढा करके कचरा ले जा करके जो जहां पर सब समेट देता है, फेंक देता है, वह सबसे ज्यादा अपने अंदर करवाहट लिए कठोर जल, खरा जल। और उसका पानी इतना खारा होता है कि ओठ पर अगर उसके एक बूंद पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। समुद्री जल की बात मैं कर रहा हूं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आदि जो हैं इसके लवण उपस्थित होते हैं। कैल्शियम के लवण, मैग्नीशियम के लवण। कैसे लवण? सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, ये सब लवण उपस्थित होते हैं। और हमने जिक्र किया कि साबुन भी एक लवण है। ये सोडियम का लवण है, सोडियम स्टीयरेट, तो ये भी लवण है। जब हम कठोर जल के साथ साबुन की क्रिया कराते हैं तो ये लवण जा करके, यानी इसका मोलेकुल जो है वह जो हाइड्रोकार्बन में और उसका CuNA पार्ट से अलग होता था जिससे कि गंदगी दूर होती थी, ऐसा नहीं होने देता है और यह इसके साथ जाके संयुक्त हो जाता है। इससे परेशानी क्या होती है कि उसका पार्ट्स अलग नहीं हो पाता है, इसलिए कठोर जल के साथ साबुन ठीक से न झाग उस पर नहीं करता। बहुत देर तक आप उसे अगर घर्षित करें तो धीरे धीरे वो झाग देगा, तब देगा झाग। जबकि संयुक्त होते शेष पर जो बच जाएगा सोडियम स्टीयरेट, वह पानी से अभिक्रिया करने लगे तो ऐसा होता है। कठोर जल के साथ साबुन काम नहीं करता है, समुद्र के जल के साथ साबुन काम नहीं करता है। इसी को दूर करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सैनिक जब समुद्र के किनारे युद्ध लड़ रहे थे और उनके कपड़े काफी गंदे हो जाया करते थे तो और साबुन काम नहीं करता था, तो उस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का साबुन की क्रिया करने वाला ही, लेकिन जो साबुन नहीं था, उसका निर्माण किया, जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं। मैन मेड मटेरियल की अगली कड़ी में हम आपके बीच में होंगे डिटर्जेंट के साथ। साबुन की संक्षिप्त कहानी यहीं पर खत्म होती है, जिसे कि हम जो साबुन का जो संदेश है इसे ध्यान में रखें। साबुन हमसे स्वच्छ रखने की अपील, यानी खुद को स्वच्छ रखें इसकी अपील करता है। मस्तिष्क को स्वच्छ रखने के लिए अलग साबुन की जरूरत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।